बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, पिछली वीडियो तक हमने देखे थे कि वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं। फिर वेरिएबल के अंदर दो तरीके से वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। एक तो हम इनिशियलाइज करते वक्त हार्ड कोड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यूजर से सी इन करवा सकते हैं। फिर हमने देखा था कि सी इन कैसे करवाते हैं, सी आउट कैसे करवाते हैं। फिर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में भी कुछ देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी यहाँ तक एंड हो गई थी कि लाइन को खत्म कैसे, एक लाइन को एंड कैसे करते हैं। अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं एक लाइन से नेक्स्ट लाइन के अंदर, अगर एक लाइन को टर्मिनेट करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है। मैंने आपको बताया था, या तो हम इसके लिए बैकस्लैश एन यूज करते हैं, या क्या करते हैं कि एंडल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अगर जो हमने पीछे प्रोग्राम देखा था, इसकी पहली लाइन देखें, क्या लिखा है, 29/4 लिख के आगे वो ऑपरेटर डाल के एंडल और सेमीकोलन डाल रहा है। अब इस एंडल का मतलब है कि यहाँ पे लाइन एंड हो गई है, जो अगली आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट लाइन से आएगी। देखिए आउटपुट के अंदर भी देखिए 7 एक लाइन के अंदर आ रहा है, हेलो देयर उससे नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी कोड लिख, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी है, हर इंस्ट्रक्शन के एंड के ऊपर एंडल लिखा है। इस एंडल की जगह हम ये वाली जो बैकस्लैश एन है ना, ये भी चीज यूज कर सकते हैं। दोनों का सेम ही पर्पज है। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देख ली थी कि सी आउट हेलो देयर, यहाँ पे उसने लाइन को एंड नहीं किया और आगे क्या कर रहा है, माय नेम इज जेम्स। इसीलिए वो आउटपुट में देखो हेलो देयर डॉट माय नेम इज जेम्स, वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करवा रहा है। नीचे वाली एग्जांपल देखें, वो हेलो देयर के बाद भी बैकस्लैश एन यूज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन एंड होगी और अगली लाइन में माय नेम इज जेम्स। आउटपुट के अंदर भी देख लें कि वो हेलो देयर एक लाइन के अंदर प्रिंट कर रहा है और माय नेम इज जेम्स नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करवा रहा है। ये जो कॉमनली यूज्ड कुछ एस्केप सीक्वेंस होती है, अगर मैं बैकस्लैश के बाद एंड डाल दूं तो वो न्यू लाइन शुरू कर देगा, मतलब जो करंट लाइन है उसको टर्मिनेट करके जो कर्सर है वो न्यू लाइन के बिगिनिंग के ऊपर ले जाएगा। अगर मैं बैकस्लैश के बाद टी डालता हूँ तो वो उसको 6 स्पेस के इक्वल जो टैब होती है उतनी स्पेस दे देगा। अगर मैं बैकस्लैश के बाद बी डालता हूँ तो वो कर्सर को लाइन के शुरू में ले जाएगा, लेफ्ट साइड पे। अगर मैं अगर मैं बैकस्लैश बी डालता हूं तो वो क्या करेगा, कर्सर को 1 स्पेस लेफ्ट मूव करवाएगा। अगर मैं आर डालता हूं तो वो बैकस्लैश क्या करेगा कि लाइन के शुरू के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, नीचे वाली भी ऐसे है, जो भी चीज बैकस्लैश के बाद चीज आती है ना उसको वो एज इट इज प्रिंट करा देता है। आगे आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, जो कोड लिखते हैं सबसे पहले वो जो लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ये देखें हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इस चीज को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला कोड जो भी मेन के अंदर कोड लिखा हुआ है, ये जब रन करेगा, जब कंपाइल करेगा, उससे पहले कंपाइलर क्या करेगा, ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी होती है ना, इनको कोड के अंदर लेके आएगा। मतलब इन लाइब्रेरीज के अंदर से जो भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं उन फंक्शंस को कोड का हिस्सा बनाएगा, फिर बाद में उसको कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सही, तो इसका मतलब है जो भी चीज हैशटैग से शुरू होती है उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, इनका पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि इनके जो हम फंक्शन होते हैं ना, उनको हम ना अपने कोड में बजाय कि अलग से कुछ लिखने के लिए हम इन्हीं लाइब्रेरीज के अंदर से जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको यूज कर लेते हैं। जैसे कि आयो स्ट्रीम के दो बड़े हम मशहूर फंक्शन यूज करते हैं, सी इन एंड सी आउट। उनको मैंने बताया था आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इंक्लूड करवाने का सिंटैक्स है। इंक्लूड लिखते हैं, फिर हेडर फाइल का नेम लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लिए, इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखते हैं। आयोस्ट्रीम एक लाइब्रेरीज का नाम है। सही, आयोस्ट्रीम क्या है, एक लाइब्रेरीज का नाम है। इसी को बोलते हैं कि हमने हेडर फाइल के अंदर लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली, या क्या कर लिया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हमने क्या किया, उनके अंदर इंक्लूड करवा लिया। ठीक है, जब भी हम कोई कोड लिखेंगे, ये वाली ऊपर हमने जो लाइब्रेरीज है ये इंक्लूड करवानी ही होती है। इन लाइब्रेरीज के इंक्लूड किए बगैर जो इनके फंक्शन है वो हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डाटा टाइप्स यूज करनी है स्ट्रिंग की, जब हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी ना, मैंने आपको बताया था कि जो चीज होती है ना, इंट, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, उनको यूज करने के लिए हमें कोई अलग से लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवानी पड़ती। लेकिन जो डाटा टाइप्स है ना स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप्स डिक्लेयर करना चाहते हैं अपने
प्रोग्राम के अंदर, तो हमें इसके लिए अलग से ऊपर हेडर फाइल के अंदर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी। जैसे हमने लिखा था ना इंक्लूड आयो स्ट्रिंग, इसी तरह उसी के नीचे इंक्लूड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी का नाम है, तो उसको हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराना पड़ेगा। सही हो गया। तो ये वाली फाइल देख ले, जैसे कि हम कोई भी वर्ड की फाइल के ऊपर टॉप टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो जो वर्ड की फाइल जनरेट होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .doc के नाम से होती है। अगर पावर पॉइंट बना रहे हैं उसकी पीपीटी होगी या पीपीटी एक्स होगी। सिमिलरली जो एक्सटेंशन होती है पीडीएफ की, वो पीडीएफ ही होती है। ठीक है, इसी तरह जो भी हम C++ के अंदर कोड लिखते हैं, वो जो हम फाइल बनाते हैं ना, उसकी एक्सटेंशन .cpp होती है। क्या उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .cpp होती है। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। ठीक है, जिसकी जो होगी एक्सटेंशन वो .obj होगी। उसके बाद जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड होता है ना, उसकी जो मतलब जो भी मशीन लैंग्वेज के अंदर जाकर कोड कन्वर्ट होता है, उसकी जो एक्सटेंशन होगी उसको हम .exe बोलेंगे। ये थोड़ी सी एक्सटेंशन मतलब पता चल जाना चाहिए कि अगर किसी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .cpp है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कोड लिखा है इस फाइल के अंदर। जैसे कि हम पावर पॉइंट की हो तो उसकी फाइल की एक्सटेंशन की होती है .ppt या pptx। सही, तो इसी तरह जो C++ के अंदर लिखा तो उसकी एक्सटेंशन .cpp होती है। ठीक है, तो हमने अपना जो भी प्रोग्राम लिखना होता है ना, वो इंट मेन के बाद लिखना होता है। इंट मेन से पहले क्या होता है, हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, ये देखें सबसे पहले उसने इंक्लूड करवाई क्या चीज है, इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम एक लाइब्रेरी का नाम है जो कि इंक्लूड करा रहा है, क्योंकि इसके जो भी हम सी आउट और सी इन फंक्शन मतलब वो चीज यूज करते हैं ना, वो इसी लाइब्रेरी के अंदर लिखी हुई है। अगर हम ये वाली लाइन लिखे, ऊपर वाली जो सबसे पहले लाइन लिखे, ये वाली लाइन लिखे बगैर सी आउट और सी इन कराएंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है, उसके बाद कॉन्स्ट इंट नंबर इज इक्वल टू 12 लिखा है। अच्छा, इसको ना ग्लोबल वेरिएबल सॉरी इसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, जो कि जो भी चीज इंट मेन से पहले लिखी होगी ना। अब ग्लोबल क्या होते हैं, लोकल क्या होता है, जब ये हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तभी करेंगे। इन शॉर्ट गई ये जो वेरिएबल नंबर के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, जिसको इनिशियलाइज ही मैंने किससे कर दिया है, 12 से। ये एक कांस्टेंट टाइप का है। हमने पीछे पढ़े जो वेरिएबल कांस्टेंट टाइप के होते हैं उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसको मैं इंट मेन के अंदर भी लिख सकता था और इंट मेन से ऊपर भी लिख सकता हूँ, दोनों तरीके से चल जाएगा। ठीक है, इस लाइन के अंदर, इस कोड के अंदर देखें सबसे पहले क्या कर रहा है कि वो दो नंबर डिक्लेयर कर रहा है, फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर, और दोनों नंबर्स की डाटा टाइप्स क्या है, इंट। अच्छा अच्छा, ये जो लिखे है ना इंट फर्स्ट नंबर सेमीकोलन, इंट सेकंड नंबर सेमीकोलन, इसी को लिखने का एक और तरीका भी है। हम इन्हीं को एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं, इंट एक दफा डाल के आगे फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर, और एक ही लाइन के एंड के ऊपर हम क्या डाल देंगे, सेमीकोलन। इसका मतलब है कि ये दोनों के जो मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हुए इनको हम एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। सही, तो ये वाली ऊपर जो हमने सी आउट और सी इन सॉरी आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड करी थी ना हेडर फाइल, इसकी वजह से जो आगे लिखा है ना सी आउट, ये उस आयो स्ट्रीम की वजह से ही यूज करते हैं। अगर वो ऊपर वाली लाइन लिखे बगैर हम सी आउट लिखे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, अब देखें ये ऊपर वाले में फर्स्ट नंबर के अंदर क्या चीज करवा रहा है, 18 रखवा रहा है। इक्वल का साइन क्या कर रहा है, इक्वल का साइन यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने पीछे पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देता है, या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के में कॉपी कर देता है। कॉपी करने का मतलब असाइन कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये हम सीख चुके हैं, अगर यूजर से कोई चीज पूछनी हो तो सी आउट के अंदर जो बाद सी आउट के ऑपरेटर के बाद सॉरी सी आउट के ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं, इनके बाद जो भी चीज लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, वो क्या होता है कि कंप्यूटर उसको एज इट इज प्रिंट करा देता। सही है, यहाँ पे जैसे लिखा है लाइन 9। अच्छा, तो हम सॉरी मुझे ना वो वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी। तो हम देख रहे थे कि जब हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जो भी ये प्रोग्राम लिखा है, जब ये जो पहले वाली लाइनें लिखी हैं, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिन वेरिएबल्स का नाम क्या है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ये दो लाइनें लिखने का मतलब क्या है कि जब ये हम डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में इनके लिए जगह एलोकेट हो जाएगी। सही, उसके बाद फर्स्ट नंबर के हम अंदर क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके वैल्यू 18 रखवा रहे हैं।
उसकी अगली वाली लाइन में क्या कर रहे हैं कि इस 18 वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। ये जो पहले लाइन 9 सेमी कॉलन डाल के आगे फर्स्ट नंबर लिखा है, आगे इक्वल लिखा, और फिर उन दोनों इस पूरी लाइन को डबल कोटेशन के अंदर उसने लिखा, तो उसका मतलब है कि कंपाइलर इस लाइन को एज इट इज प्रिंट करवाएगा। और ये जो आगे वाला फर्स्ट नंबर लिखा है, ये वाला फर्स्ट नंबर क्या होगा, इंग्लिश के अंदर प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, इस केस के अंदर 18 है, वो 18 प्रिंट हो जाएगी। सही है। तो ये हम वैसे सीख चुके हैं सी आउट कैसे करवाते हैं और सी इन कैसे करवाते हैं। अगली लाइन में वो करवा रहा है कि लाइन 10 के अंदर एंटर एन इंटीजर, ठीक है, वहां पे वो क्या कहता है सेकंड नंबर इंट करवा रहा है, सॉरी सेकंड नंबर रीड कर रहा है, उसके बाद वो एंडल कर रहा है। ठीक है, तो उससे अगले वाली इस लाइन में वो क्या कर रहा है कि लाइन 13 के अंदर क्या कर रहा है कि सेकंड नंबर को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो कोड लिखा जा रहा है ना, यहाँ तक उसने क्या किया कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को एंटर करवा कर अभी तक उसने उसको प्रिंट करवा दिया। अब ये देखिए अगली वाली जो लाइन लिखी है, ये वाली लाइन 14, वो कहता है कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस नंबर, ठीक है, प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, जब ये करवा रहा है ना, अब ये देखो ये जो मतलब अपर केस के अंदर लिखा आ रहा है नंबर, क्या अपर केस के अंदर ये लिखा आ रहा है ना नंबर, ये यहाँ से उठाएगा जो हमने अपने मेन से भी पहले लिखा था ना, कॉन्स्ट इंट नंबर इज इक्वल टू 12। ये हमने एक ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था कांस्टेंट टाइप का, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते थे। अब ये क्या करेगा कि एक पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करेगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको फर्स्ट नंबर के अंदर स्टोर करवा लेगा। और नीचे वाली लाइन में क्या कर रहा है कि फर्स्ट नंबर को वो प्रिंट करवा रहा है, जैसे उसने ऊपर फर्स्ट नंबर को प्रिंट करवाया था ना लाइन 9 के अंदर, सिमिलरली अब फर्स्ट नंबर की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये हमने जो फर्स्ट नंबर था ये कांस्टेंट टाइप का नहीं रखा था, इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर सकते थे। अब ये देखो इस लाइन के अंदर लाइन 14 के अंदर उसने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है, जो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी ना 18, उसके अंदर उसने नंबर ऐड किया, फिर उसने सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को ऐड करके उसने क्या किया, फर्स्ट नंबर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। और एंड वाली लाइन में क्या किया, उसने फर्स्ट नंबर को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये है पीछे वाले जो कोड था ना उसकी आउटपुट। अगर उस कोड को हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, ये वाली आएगी, जो कि हमने एक लाइन बाय लाइन देख ली थी। अच्छा, तो ये वाली वीडियो इतनी रखते हैं, अगली वाली चीज़ें ना हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।